हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की इस पुस्तक से महिला उपन्यासकार वाले सेक्शन को देखने वाले हैं। हमने उपन्यास का विकास, हिंदी गद्य का विकास, इस सेक्शन से उपन्यास का विकास प्रारंभ किया था और उपन्यास का विकास के हम अंतिम पड़ाव पर हैं, यानी हमारा जो अंतिम उपशीर्षक है इस सेक्शन से महिला उपन्यासकार वाला। इस सेक्शन को हम जल्द ही समाप्त करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में नासिरा शर्मा तक के उपन्यासों से संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज हम निरुपमा सोवती से प्रश्नों को प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, 2-3 वीडियोस और लगेंगे इसमें और शायद तब ये चैप्टर, ये जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही हम हिंदी कहानियों का विकास वाला सेक्शन प्रारंभ कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 से 3 वीडियोस मुझे लगता है और इससे रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नासिरा शर्मा से आज के प्रश्नों को देखना। तो आज की रचनाकार हैं निरुपमा सोवती। इनके उपन्यास हैं पतझड़ की आवाज़ें, प्रकाशन वर्ष 1976, बढ़ता हुआ आदमी, प्रकाशन वर्ष 1977, मेरा नरक अपना है, प्रकाशन वर्ष 1977, दहकन के पार, प्रकाशन वर्ष 1982। पतझड़ की आवाज़ें, इस उपन्यास में आपने ऐसी नारियों के जीवन संघर्ष का चित्रण किया है जिन्हें एक ओर परिवार की आर्थिक दुर्दशा से जूझना पड़ रहा है, दूसरी ओर अपने आंतरिक इच्छाओं आकांक्षाओं से। तो निरुपमा सोवती के इस उपन्यास में नारी जीवन की जो दुविधा है उसको चित्रित किया गया है। प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निरुपमा सोवती के किस उपन्यास में फिल्म जगत की अमानवीयता और ईमानदार व्यक्ति के टूटन की कहानी कही गई है? ऑप्शन है पतझड़ की आवाज़ें, बढ़ता हुआ आदमी, मेरा नरक अपना है, दहकन के पार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बढ़ता हुआ आदमी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। बढ़ता हुआ आदमी उपन्यास में लेखिका ने संघर्ष के दूसरे बिंदु को उभारा है। आज की व्यवस्था में प्रतिभा संपन्न, मेहनती और ईमानदार आदमी की कद्र नहीं है। मक्कार, खुशामदी, मौकापरस्त और बेईमान आदमी आगे बढ़ जाते हैं और ईमानदार टूटने, बिखरने और खुदकुशी करने के लिए विवश होते हैं। पुरुष हो या स्त्री, दोनों के सामने यह प्रश्न सूरसा की तरह मुंह बाएं खड़ा है। लेखिका ने फिल्म जगत की अमानवीयता और स्वार्थपरता को विषय बनाकर उपर्युक्त सत्य का साक्षात्कार कराया है। अगला प्रश्न है, दहकन के पार उपन्यास में कौन सा पात्र तुषार और उसके बच्चों को अपनाकर नए मानवतावाद का आदर्श उपस्थित करता है? सही उत्तर होगा डॉक्टर इकबाल। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। दहकन के पार में हिंदू लड़की तुषार और मुसलमान लड़के असलम के बीच प्रेम का चित्रण करते हुए लेखिका ने धार्मिक सांप्रदायिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है। तुषार और असलम प्रेम तो करते हैं किंतु विवाह नहीं कर पाते। इसमें धर्म बाधक बनकर खड़ा हो जाता है। तुषार को गर्व रह जाता है, असलम उसे गर्भपात कराने की राय देता है, वह इसके लिए तैयार नहीं होती है। असलम एक सांप्रदायिक दंगे में मारा जाता है। दोनों के मित्र डॉक्टर इकबाल तुषार को सांत्वना देते हैं। कुछ दिनों बाद तुषार एक बच्चे को जन्म देती है। इकबाल उसे और उसके बच्चे दोनों को अपना करना केवल अपनी उदारता का परिचय देते हैं, वरन नए मानवतावाद का आदर्श भी उपस्थित करते हैं। इस प्रकार निरुपमा सोवती ने आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के भीतर घुटती हुई नारी के जीवन संघर्ष को अनेक बिंदुओं पर उभारते हुए भविष्य के प्रति आशावादी स्वर मुखरित किया है। अगली रचनाकार हैं चित्रा चतुर्वेदी। चित्रा चतुर्वेदी के उपन्यास है महाभारती, प्रकाशन वर्ष 1986, तनिया, प्रकाशन वर्ष 1989, वैजंती 2 खंड में है, 1996 प्रकाशन वर्ष है, अम्बा नहीं मैं भीष्मा 2004 प्रकाशन वर्ष है। चारों उपन्यासों की कथाभूमि क्या है? पौराणिक है। इन चारों की कथाभूमि क्या है? पौराणिक है। सबसे पहला प्रश्न चित्रा चतुर्वेदी के उपन्यासों से है कि इनकी उपन्यासों की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर क्या होगा कि इनकी उपन्यासों की विशेषता ये है कि ये पूर्णतः पौराणिक है, यानी इसकी कथाभूमि पूर्णतः पौराणिक है। दूसरा प्रश्न है, तनिया उपन्यास किस पौराणिक पात्र की दारुण व्यथा पर आधारित है? सही उत्तर होगा तनिया जो उपन्यास है यह ययाति पुत्री माधवी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, 800 श्याम कर्ण घोड़ों के लिए माधवी को बार बार बिकना पड़ा था, यह प्रसंग किस उपन्यास का है? सही उत्तर होगा तनिया उपन्यास का है। तनिया ययाति पुत्री माधवी की दारुण व्यथा कथा है। पुरुष प्रधान समाज में नारी की दुर्दशा का इससे अधिक हृदयद्रावक आख्यान विश्व इतिहास में दूसरा नहीं मिलेगा। 800 श्याम कर्ण घोड़ों के लिए माधवी को बार बार बिकना पड़ा था और अनेक राजाओं की अंकशायनी बनना पड़ा था। हर स्तर पर अपनी परंपरा पर गर्व करने वाले आज के सुसंस्कृत पुरुष वर्ग के लिए यह कथा एक चुनौती है। अगला प्रश्न है, अम्बा नहीं मैं भीष्मा उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने किस स्वर को मुखरित किया है? सही उत्तर होगा
पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध आज की नारी का स्वर। तथ्य देख लेते हैं। अम्बा नहीं मैं भीष्मा में लेखिका ने अम्बा के शिखंडी बनने और अंततः भीष्म से प्रतिकार लेने की कथा को केंद्र में रखकर प्रकारांतर से पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध आज की नारी का स्वर मुखरित किया है। अपने चारों उपन्यासों के माध्यम से लेखिका ने भारत के 4 महान पात्रों को नई अर्थवत्ता प्रदान की है। अगला प्रश्न है, महाभारती उपन्यास में किस पात्र की तेजस्विता और अंतर्व्यथा को सहानुभूति के साथ उभारा गया है? सही उत्तर होगा द्रौपदी उपन्यास में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। संबंधित तथ्य में है, महाभारती में द्रौपदी की तेजस्विता और अंतर्व्यथा दोनों को पूरी सहानुभूति के साथ उभार कर प्रस्तुत किया गया है। 2 भागों में विभक्त और लगभग 300 पृष्ठों में समाप्त होने वाले इस उपन्यास में प्रकारांतर से महाभारत की पूरी कथा समाहित है। उपन्यास आदि से अंत तक मन को बांधने वाला और पठनीय है। अगला प्रश्न है, चित्रा चतुर्वेदी ने अपने उपन्यास वैजयंती में किसके चरित्र को विस्तार और औदात्य के साथ प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है अर्जुन, युधिष्ठिर, कृष्ण और कर्ण। सही उत्तर होगा श्री कृष्ण। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। वैजयंती एक महत्वाकांक्षी उपन्यास है। 2 खंडों और लगभग 1000 पृष्ठों में समाप्त होने वाले इस उपन्यास में लेखिका ने कृष्ण चरित्र को उसके पूरे विस्तार, वैविध्य, वैशिष्ट्य और औदात्य में उपस्थित किया है। कृष्ण चरित्र के पुनर्सृजन में लेखिका के मन में यह भावना कार्य करती रही है कि मानवीय मूल्यों के विघटन के इस युग में कृष्ण का क्रांतिदर्शी व्यक्तित्व ही हमारा पथ प्रशस्त कर सकता है। अगली महिला रचनाकार है मीनाक्षी पुरी। इनका समय है 1931, जन्म वर्ष है। उपन्यास है बैठक की बिल्ली, प्रकाशन वर्ष 1973। जाने पहचाने अजनबी, प्रकाशन वर्ष 1977। 7 फेरे अधूरे, प्रकाशन वर्ष 1979। देश निकाले, पहचान बेचेहरा, प्रकाशन वर्ष 1987। पहला उपन्यास है। पहला प्रश्न है, मीनाक्षी पुरी के उपन्यासों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा बैठक की शामिल है बैठक की बिल्ली। सही उत्तर है। अगला प्रश्न अगले रचनाकार है। जिन भी रचनाकारों के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी गई है, आप ये समझिए कि पुस्तक में भी उनका उसी रूप में जिक्र हुआ है। ठीक है, यानी उनके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है पुस्तक में। अगली महिला रचनाकार हैं कृष्णा अग्निहोत्री। इनका समय है 1935, यानी जन्म वर्ष 1935 है। इनके उपन्यास है बात एक औरत की, प्रकाशन वर्ष 1974। टपरे वाले, प्रकाशन वर्ष 1976। कुमारिकाएँ, प्रकाशन वर्ष 1978। बौनी परछाइयाँ, अभिषेक, प्रकाशन वर्ष 1984। निष्कृत, प्रकाशन वर्ष 1987। नीलोफर, प्रकाशन वर्ष 1988। मैं अपराधी हूँ, प्रकाशन वर्ष 2001। बित्ता भर की छोकरी, 2007 प्रकाशन वर्ष। नानी अब मान जाओ, 2008 प्रकाशन वर्ष। आना इस देश, 2014 प्रकाशन वर्ष। प्रशस्ते कर्मानी, 2015 प्रकाशन वर्ष। पुरवाई, 2018 प्रकाशन वर्ष। हरिप्रिया, 2019 प्रकाशन वर्ष। पंचम की फेल, 2022 प्रकाशन वर्ष। और मंगलम, 2022 प्रकाशन वर्ष। प्रश्न है, कृष्णा अग्निहोत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर होगा भोगा हुआ यथार्थ उभरता है। उनके उपन्यासों में उनका भोगा हुआ यथार्थ उभर आता है। अगला प्रश्न है, भोगे हुए यथार्थ और रचनात्मक यथार्थ का अंतरछीन हो जाना कृष्णा अग्निहोत्री के लेखन को किस प्रकार प्रभावित करता है? सही उत्तर होगा कलात्मक निखार कम हो जाता है। इससे उनका कलात्मक निखार कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्णा अग्निहोत्री का उपन्यास आना इस देश किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर होगा 2014। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कृष्णा अग्निहोत्री के उपन्यासों में उनका भोगा हुआ यथार्थ उभर आता है। उनके पात्रों में उनके निजी जीवन की छाया दिखाई पड़ने लगती है। भोगे हुए यथार्थ और रचनात्मक यथार्थ का अंतर क्षीण हो जाने के कारण उनके उपन्यासों का कलात्मक निखार कम हो जाता है। कदाचित इसीलिए उन्हें वह ख्याति नहीं मिली जो मिल सकती थी। अगली रचनाकार हैं प्रभा केतान। प्रभा केतान के उपन्यास है आओ पेपे घर चले, प्रकाशन वर्ष 1990। तालाबंदी, प्रकाशन वर्ष 1991। छिन्नमस्ता, प्रकाशन वर्ष 1993। अपने अपने चेहरे, प्रकाशन वर्ष 1994। पीली आंधी, प्रकाशन वर्ष 1996। प्रभा खेतान ने सिमोन द बुआर की किस विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का हिंदी रूपांतर किया है? सही उत्तर होगा द सेकंड सेक्स। अगला प्रश्न है, देखने से पहले तथ्य देख लेते हैं। एक संभ्रांत, सुशिक्षित और प्रतिभा संपन्न रचनाकार हैं प्रभा खेतान। उन्होंने अपने उपन्यासों में नारी जीवन की त्रासदी को एक संवेदनशील नारी की दृष्टि से देखा है। सिमोन द बुआर की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स का हिंदी रूपांतर प्रस्तुत करके उन्होंने ख्याति अर्जित की है। अगला प्रश्न है, उपन्यास आओ पेपे घर चले में पेपे किसका नाम है जो नायिका के लिए पुत्र समान है? सही उत्तर होगा एक पालतू कुत्ता का नाम है पेपे।
संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आओ पेपे घर चले में आपने अमेरिका के 3 शहरों लॉस एंजल्स, सेंट लुइस और न्यूयॉर्क में रहते हुए अपने अनुभवों के आधार पर अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा का उद्घाटन किया है। उपन्यास में आइलीन, मिसेस डी क्लारा ब्राउन, मरील, मिसेस हेल्गा बेरी, कैथी आदि अनेक नारी पात्र हैं। सभी आर्थिक दृष्टि से संपन्न और आत्मनिर्भर हैं, किंतु सभी अपने सीने में दर्द का दंश दबाए हुए हैं। सभी पुरुषों की स्वार्थपरता, निष्ठुरता, ठीक है, निष्ठुरता का शिकार है। आइलीन का अनुभव है, माय डियर, औरत कहाँ नहीं रोती और कब नहीं रोती, वह जितना ही रोती है उतनी ही औरत होती जाती है। अमेरिका की तेज व्यावसायिक जिंदगी ने मानवीय संवेदना का क्षय किया है। वहाँ के जानवरों में कहीं अधिक मानवीयता है। आइलीन का कुत्ता पेपे उसकी समाधि पर आंसू बहाता है। लेखिका उससे पुत्र जैसा अपनत्व अनुभव करती है। उपन्यास की अंतिम पंक्तियों में उसे याद करते हुए कहती है, पेपे, क्या तुम्हारे गले में मेरा कढ़ाई वाला कॉलर अब भी बंधा है? उपन्यास का नाम आओ पेपे घर चले उसे केंद्रीय पात्र की भूमिका प्रदान करता है। अमेरिका जैसे समृद्ध देश की नारी की पीड़ा का उद्घाटन करके यह उपन्यास विशिष्ट और महत्वपूर्ण हो गया है। अगला प्रश्न है, प्रभा खेतान के किस उपन्यास में बंगाल की मारवाड़ी जाति के संघर्ष और कलकत्ता में उनके बसने की विश्वसनीय कथा है? सही उत्तर होगा पीली आंधी। संबंधित तथ्य है, पीली आंधी प्रभा खेतान का सर्वाधिक चर्चित और प्रशंसित उपन्यास है। यह कई स्तरों पर प्रभावित करता है। इसमें मारवाड़ की सामंतीय व्यवस्था के उत्पीड़न और अकाल से त्रस्त मारवाड़ी जाति का कलकत्ता आने और इस बेगानी धरती पर अनेक अवरोधों विरोधों के बावजूद अपने श्रम एवं व्यापार कुशलता के बल पर व्यवस्थित और समृद्ध होने का अत्यंत विश्वसनीय चित्रण किया गया है। यही नहीं, इस पूरे दौर में समय के साथ इस जाति की मानसिकता एवं जीवन शैली में होने वाले परिवर्तनों तथा आधुनिकता के दबाव से उदीयमान नारी चेतना का सूक्ष्म विश्लेषण इस उपन्यास की दूसरी बड़ी उपलब्धि है। उपन्यास के 2 नारी पात्र ताई और सोमा विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में परिवार की सारी मर्यादाओं का निर्वाह करते हुए अपने निजी दर्द को सीने में दबाए हुए ताई व्यापारिक लेन देन के साथ ही पूरी व्यवस्था का दायित्व इस साहस और खूबी से निभाती हैं कि परिवार के पुरुष सदस्य उनके सामने बौने प्रतीत होते हैं। उनकी मानवीयता, सोमा के प्रति मूक सहानुभूति और सुराना जी के प्रति पूजा भाव का दर्जा प्राप्त कर लेने वाला गूढ़ प्रेम उन्हें एक विरल विशिष्ट नारी चरित्र के रूप में उभार कर सामने लाता है। सोमा का संकल्प और साहस उदीयमान नारी शक्ति की ओर संकेत करता है। वह सुजीत को प्यार करती है, उसका गर्भ धारण करती है और अपने पति गौतम से साफ कहती है, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, नहीं, तुम्हारी कोई स्मृति नहीं। हाँ, मैं सुजीत से प्यार करती हूँ गौतम, मैं जीना चाहती हूँ। यहाँ इस घर में लोग सांस लेते हैं लेकिन जीते नहीं हैं। उपन्यास में सुजीत की पत्नी चित्रा का पति के साथ सोमा के संबंधों को सहज रूप में स्वीकार कर लेना और चुपचाप घर छोड़कर चला जाना कुछ अविश्वसनीय लगता है, किंतु इससे पूरे उपन्यास की विश्वसनीयता खंडित नहीं होती। सब मिलाकर यह डॉक्टर खेतान का निश्चय ही श्रेष्ठ उपन्यास है। पीली आंधी। अगला प्रश्न है, छिन्नमस्ता उपन्यास की नायिका प्रिया पुरुष प्रधान समाज में किस स्तर पर शोषण से मुक्त होना चाहती है? सही उत्तर होगा अर्थ और सेक्स दोनों स्तरों पर। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। छिन्नमस्ता की कथा नायिका प्रिया इन दोनों मोर्चों पर उसके शोषण से मुक्त होना चाहती है। वह किसी भी स्थिति में पुरुष का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहती। उसकी दृष्टि में संवेदना, दोस्ती, प्यार सब पारस्परिक होते हैं। स्त्री पुरुष के संबंध इसी पारस्परिकता की भूमि पर स्थित होने चाहिए। पूरे उपन्यास को पढ़कर ऐसा लगता है कि प्रिया सिद्धांत के स्तर पर जो सोचती है और जैसा जीवन वह जीना चाहती है, व्यवहार के स्तर पर उसे उपलब्ध करने के लिए उसके पास कोई सुविचारित मॉडल नहीं है। अगला उपन्यास है इनका प्रभा खेतान का तालाबंदी। तालाबंदी में मोमिनपुर इलाके में एक परिश्रमी, साधनहीन किंतु व्यवसाय कुशल मारवाड़ी श्याम बाबू द्वारा एक फैक्ट्री के स्थापित, समृद्ध और बंद होने की कहानी कही गई है। उपन्यास में उस मार्क्सवादी राजनीति को उभारा गया है जो आज धर्म का रूप ले चुकी है और जिसके चलते बंगाल में एक के बाद एक फैक्ट्रियां बंद होती जा रही है। यूनियन के नेता समस्याओं पर मानवीय दृष्टि से विचार नहीं करते हैं, वे एक के बाद दूसरी मांग पेश करते रहते हैं। वे ये नहीं देखते हैं कि आज फैक्ट्री चलाना आसान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोर प्रतिद्वंदिता है। अमीर राष्ट्र गरीब राष्ट्रों के उद्योग धंधों को पनपते नहीं देखना चाहते। यूनियनों में नेतृत्व की लड़ाई अलग चलती रहती है। पुलिस, यूनियन लीडर, लेबर का वकील सब पैसा खाते हैं। इस माहौल में या तो उद्योगपति फैक्ट्री बंद करके दूसरे राज्य में चला जाता है या बंगाल में ही दूसरी जगह दूसरे नाम से फैक्ट्री चालू करता है। पूरे उपन्यास में श्याम बाबू अपनी दृढ़ता, सूझबूझ, श्रमशीलता एवं संवेदनीयता तथा खांटी मार्क्सवादी यूनियन नेता शेखर बाबू अपने विवेक और मानवीयता के कारण हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। इस पूरे फैक्ट्री यथार्थ के बीच
उपन्यास इस सत्य को रेखांकित करती है कि क्रांति की लहर अपने सारे उतार चढ़ाव के बावजूद इतिहास की एक बेदाग सच्चाई है। एक सच्चे मार्क्सवादी नेता का कर्तव्य है कि वह मजदूरों की क्रांति चेतना को जड़ीभूत न होने दे। छिन्नमस्ता एक ऐसी नारी का जीवन संघर्ष है जो पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के वर्चस्व के विरुद्ध अपनी अलग पहचान और ज़मीन बनाना चाहती है। पुरुष ने अर्थ और सेक्स इन दोनों स्तरों पर नारी का निरंतर शोषण किया है। इनका दूसरा उपन्यास है अपने अपने चेहरे। इस उपन्यास में एक समृद्ध मारवाड़ी परिवार की अंतरंग कथा के माध्यम से नारी जीवन की त्रासदी की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। परिवार के मुखिया राजेंद्र गोयनका की पत्नी फूहड़ और गंवार है। पत्नी के साथ गोयनका जी का संबंध सामाजिक मर्यादा के निर्वाह तक सीमित है। उनके जीवन में एक सुशिक्षित और सम्रांत आधुनिक महिला रमा की भूमिका महत्वपूर्ण है। रमा उनके उद्योग तंत्र को संभालने के साथ ही उनकी भावनाओं को भी तुष्ट करती है। विडंबना यह है कि दोनों में एक भी सुखी नहीं है। एक स्तर पर दोनों अपने को उपेक्षित अनुभव करती हैं। पत्नी की सामाजिक पहचान है, किंतु गोयनका जी के हृदय में उसके लिए जगह नहीं है। वह घर की उपेक्षित वस्तु मात्र है। रमा को वे दिल से चाहते हैं, किंतु समाज में उसे कोई मर्यादित पहचान नहीं दे पाते हैं। रमा का दर्द है, मेरा परिचय क्या है इस उम्र में, किसकी पत्नी, किसकी माँ, किसके घर की बहू, मैं न सधवा न विधवा, अपनी ही तस्वीर इतनी धुंधली क्यों लगती है। आज की सुशिक्षित विवाहिता भी उपेक्षित और शोषित होने के लिए विवश है। गोयनका साहब की बिटिया रितु दिल्ली के एक उद्योगपति के बेटे से ब्याही है। उसमें कोई कमी नहीं है, वह सुंदर है, सुशिक्षित है, किंतु ब्याह के थोड़े ही दिनों बाद उसके पति का संबंध एक अन्य युवती से हो जाता है। वह अपमानित होकर पिता के पास आ जाती है। गोयनका साहब इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अंततः रमा रितु को सहारा देती है और अपने साथ रखती है। उपन्यास इस जीवंत सत्य को रेखांकित करता है कि पुरुष प्रधान समाज में नारी चाहे जिस वर्ग की हो और चाहे जिस भूमिका में हो, उसे आहत, अपमानित और उपेक्षित होना ही है। अगली रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। महिला कथा लेखिकाओं में मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी रचनाओं की ताजगी और ऊष्मा से सहसा हिंदी जगत का ध्यान आकृष्ट कर लिया। इनके उपन्यास है स्मृति दंश है शायद, एक मिनट, स्मृति दंश होना चाहिए, ठीक है, ये दंश है, बिंदी है, स्मृति दंश। प्रकाशन वर्ष 1990। बेतवा बहती रहे, प्रकाशन वर्ष 1993। इदम नमम, प्रकाशन वर्ष 1994। चाक 1997। झूला नट 1999। अलमा कबूतरी 2000। अगन पाखी, ठीक है। 2001 विजन। 2002 कहे ईश्वरी पाग। 2004 त्रियाहट। 2005 गुनाह बेगुनाह। 2011 फरिश्ते निकले। 2014 नमस्ते समथर 2021। तथ्य देख लेते हैं। स्मृति दंश आपका पहला उपन्यास है। अपने दूसरे उपन्यास बेतवा बहती रहे से आपने अपनी पहचान कायम की और इदम नमम से आपको व्यापक ख्याति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, मैत्रेयी पुष्पा को किस उपन्यास से व्यापक ख्याति प्राप्त हुई है जिसमें मंदा मुख्य पात्र है। मंदा मुख्य पात्र है इदम नमम में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इदम नमम की कथा भूमि विस्तृत है। इसमें नारी चेतना को व्यापक सामाजिक परिवेश में उभारा गया है। यहाँ देश के स्वतंत्र होने के बाद का पूरा सामाजिक यथार्थ अपने अंतर विरोधों के साथ विद्यमान है। सामंतीय संस्कारों में रचे बसे परिवार, आर्थिक प्रलोभनों के चलते दरकते हुए पारिवारिक रिश्ते, भ्रष्ट राजनीति, नौकरशाही का मानवीय चरित्र, नए नेता और शोषण के नए तरीके, वोट की राजनीति, जातीय समीकरण, हिंदू मुस्लिम संबंधों में खटास, आरक्षण की राजनीति, असंतुलित विकास योजनाएं और चरित्र के संकट के चलते उनकी विफलता, इन सारे जीवन संदर्भों की सघनता उपन्यास को समृद्ध करती है। नारी पात्रों का शोषण यहाँ भी है, किंतु यहाँ वे अपेक्षाकृत सक्रिय हैं और अपने ढंग से पुरुष वर्चस्व को चुनौती देती हैं। उपन्यास का केंद्रीय नारी पात्र मंदा है। वह महेंद्र सिंह की बेटी है। महेंद्र स्वप्नदर्शी नेता थे। उनकी राजनीतिक हत्या के बाद मंदा उनके सपनों को साकार करने का व्रत लेती है। कच्ची उम्र में ही इसके साथ बलात्कार हुआ है, किंतु उसके मन में किसी प्रकार का अपराधबोध नहीं है। मकरंद उसका प्रेमी है, किंतु उससे उसका ब्याह नहीं हो पाता। मकरंद का प्रेम उसे शक्ति देता है। महाराज जैसे नैतिक, विवेकनिष्ठ और सर्वमान्य व्यक्ति से वह प्रेरणा लेती रहती है। वह सामूहिक संघर्ष में विश्वास करती है और इसके लिए लोक शक्ति जागृत करती है। वह मजदूरों को उनकी मेहनत का महत्व और मूल्य समझाती है और आगे बढ़कर अभिलाष सिंह जैसे शक्तिशाली ठेकेदारों को चुनौती देती है। उपन्यास यह प्रभाव छोड़ने में पूरी तरह सफल रहा है कि आज भी पुरुष
सत्ता का प्राधान्य है, वह सब कुछ करके मूंछों पर ताव देता रहता है और नारी का जरा सा स्खलन उसकी बर्बादी का कारण बन जाता है। किंतु अब नारी शक्ति जाग उठी है। अब सामाजिक ढांचे को तोड़ती हुई न केवल वह अपने अधिकारों को सुरक्षित करेगी वरन समाज को नई दिशा में आगे भी बढ़ाएगी। अगला प्रश्न है, अलमा कबूतरी उपन्यास किस जनजाति के संघर्ष, समकालीन राजनीति के अपराधीकरण और अलमा की जिजीविका पर आधारित है? सही उत्तर होगा कबूतरा जनजाति। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अलमा कबूतरी कबूतरा जाति में जन्मी एक अलमा की संघर्ष गाथा है। कबूतरा एक जनजाति है। अंग्रेजों ने इस जाति को जरायम पेशा घोषित किया था। एक सेकेंड। जरायम पेशा घोषित किया था, किंतु यह लोग अपना संबंध रानी पद्मिनी, राणा प्रताप और झांसी की रानी की प्रिय सखी झलकारी बाई से जोड़ते हैं। अलमा का पिता राम सिंह पढ़ा लिखा है, अध्यापक है, किंतु नियतिवश पुलिस का एजेंट बन गया है। उसने अलमा को पढ़ाया लिखाया, उसे सभ्य समाज के लायक बनाया। उसे लेकर उसके मन में सुनहरे सपने भी रहे होंगे। मनसाराम माते और कदमाबाई कबूतरी का बेटा राणा भी राम सिंह के संरक्षण में पढ़ता लिखता है। वह अलमा से प्यार करता है, दोनों का ब्याह होने वाला है, किंतु पुलिस राम सिंह को डाकू करार करके मार डालती है। राम सिंह की मृत्यु के बाद सब कुछ उलट जाता है। अलमा सूरजभान जैसे डाकू राजनेता के चंगुल में फंस जाती है। सूरजभान सर्किट हाउस में मंत्रियों और साहब लोगों को लड़कियां पेश करता था। इसी रास्ते चलकर वह राजनीति के शिखर तक आया था। मसा माते का भांजा धीरज सूरजभान की नौकरी में है। वह नई रोशनी का सुशिक्षित युवक है। बेकारी से घबराकर सूरजभान की शरण में आया है। सूरजभान ने उसका 1 लाख रुपया दबाकर उसे अपनी सेवा में रख लिया है। उसे अलमा पर निगरानी रखने का काम सौंपा गया है। धीरज को अलमा से प्रेम हो जाता है, वह उसे भगा देता है। अलमा किसी तरह सूरजभान के राजनीतिक प्रतिद्वंदी समाज कल्याण मंत्री श्रीराम शास्त्री के यहाँ पहुँच जाती है। इधर खिसियाया हुआ सूरजभान धीरज को अमानवीय यंत्रणा दिलवाकर बंधिया करा देता है। वह हताश होकर घर लौटता है। उसे कबूतरा लोगों की सहानुभूति मिलती है। वह अलमा को भूल नहीं पाता है, उससे मिलने को छटपटाता रहता है। एक बार साहस करके अपने पुराने मित्र हरि सिंह के माध्यम से वह अलमा तक पहुंच जाता है। 2 पलों का मिलना। धीरज इतना ही कह पाता है, अपमान हुआ, उसी पर मुग्ध यहाँ तक चला आया। अपमान बड़ी ताकत पैदा करता है। अलमा चलते समय अलमा को एक छोटा सा पत्र पकड़ा देता है। पत्र में कबूतरा बस्ती की सारी कहानी थोड़े से शब्दों में कह दी गई थी, पर पत्र पढ़कर अलमा की स्मृति सजग हो उठती है। सारा भोगा और दर्द से भीगा अतीत उसके सामने साकार हो उठता है। वह अपनों से मिलने के लिए तड़प उठती है, किंतु असहाय तड़प कभी यथार्थ नहीं बन पाती है। धीरे धीरे वह श्री राम शास्त्री की मंत्री, दासी, माता और प्रेसी सब कुछ एक साथ बन जाती है, किंतु उसका यह सुख भी शीघ्र ही छिन जाता है। श्री शास्त्री की हत्या कर दी जाती है। परंपरा को चुनौती देती हुई अलमा उन्हें मुखाग्नि देती है। उसे श्री शास्त्री की खाली सीट पर विधानसभा के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। अलमा कबूतरी कबूतरा जाति की कथा मात्र नहीं है, वह समकालीन राजनीति की दिशाहीनता, अपराधीकरण, सत्ता संघर्ष, बेरोजगारी तथा जीवन मूल्यों के घोर पतन की यथार्थ गाथा भी है। सामाजिक जड़ता को तोड़ती और पारंपरिक रूढ़ियों को चुनौती देती हुई अलमा जैसी दलित नारी की अपराजयी जिजीविका समकालीन नारी चेतना को शक्ति और प्रेरणा देने वाली है। वैसे यदि इसे अलमा कबूतरी की व्यथा कथा के रूप में भी देखा जाए तो भी इसमें दर्द की एक एक रेखा हमारे मन में व्यवस्था के प्रति आक्रोश उत्पन्न करने में समर्थ है। इसे भी उपन्यास की शक्ति माना जाएगा। अगला प्रश्न है, चाक उपन्यास की नायिका सारंग किस पात्र को अपना कल्पना पुरुष मानती है, जिसके प्रभाव से वह एक तेजस्विनी नारी बनती है? सही उत्तर होगा श्रीधर मास्टर को अपना कल्पना पुरुष मानती है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। चाक में कथा लेखिका ने बुंदेलखंड से बाहर आकर ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ को चित्रित किया है। यहाँ अलीगढ़ की इगलास तहसील का अतरपुर गांव कथा के केंद्र में है। गांव में अनेक जातियां हैं, किंतु वर्चस्व जाटों का है। गांव पिछड़ा हुआ है। विकास के नाम पर कुल इतना ही किया गया है कि गांव को एक चक्रोड के द्वारा मुख्य सड़क से जोड़ दिया गया है। सिंचाई के लिए एक सरकारी ट्यूबवेल है। वहाँ से 2-1 घरों में बिजली आ गई है और गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी चालू हो गया है। गांव का मुख्य धंधा खेती है। यहाँ भी नारी का शोषण बरकरार है और गांव की नारी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़कर अपनी शक्ति का एहसास करा रही है। कथानायिका सारंग गुरुकुल में रह चुकी है। उसने शाकुंतलम और कुमार संभव पढ़ रखा है। सत्यार्थ प्रकाश के सत्य से वह भी परिचित है। उसे वर्तमान सामाजिक ढांचे के अंतर्गत स्त्री और पुरुष में विभाजक रेखा खींचने वाले दोहरे नैतिक मानदंड से चिढ़ है। उसका पति रंजित कृषि से एमएससी है, किंतु घर पर रहते हुए खेती का काम देखता है। सारंग की फुफेरी बहन रेशम भी उसी गांव में ब्याही है। वह विधवा हो गई है, किंतु उसके पेट में उसकी प्रेमी का बच्चा पल रहा है। बदनामी के डर से उसका जेठ उसकी हत्या कर देता है। सारंग अपराधी को सजा दिलाना चाहती है। वह रेशम के ससुराल वालों पर मुकदमा कर देती है। गवाही के अभाव में रेशम का जेठ ढोरिया टूट जाता है।
सारंग की कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। अपहरण के डर से वह अपने बेटे चंदन को आगरा भेज देती है। गांव की पाठशाला में आए हुए श्रीधर मास्टर जाति से प्रजापति हैं, नई रोशनी के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सारंग उनके संपर्क में आती है और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। श्रीधर भी सारंग के भीतर की विद्रोहिणी नारी को पहचान जाता है। दोनों एक दूसरे की और निकट होते हैं। सारंग का पति रंजीत इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। श्रीधर गांव की राजनीति में न्याय का पक्ष लेता है। गांव के गुंडे उसके विरुद्ध हो जाते हैं। रंजीत गुंडों का साथ देता है। श्रीधर को रात में बुरी तरह पीट दिया जाता है। सारंग जानती है कि इस कांड में रंजीत का हाथ है। सारंग की अथक सेवा से श्रीधर ठीक हो जाता है। श्रीधर सारंग का कल्पना पुरुष है। वह चाक है जिस पर गढ़ी जाकर सारंग एक तेजस्विनी नारी के रूप में प्रकट होती है। वह गांव की स्त्रियों का संगठन करती है, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ती है और विरोधियों के चक्रव्यूह को तोड़कर विजय प्राप्त करती है। सारंग के नेतृत्व में धरती की बेटियां लौह जंजीरों को काट फेंकती हैं। लेखिका ने अपनी संपूर्ण रचनात्मक प्रतिभा का उपयोग इसी नारी शक्ति को जगाने में किया है। उसके परिवर्ती उपन्यासों में भी यह रचना दृष्टि लक्षित की जा सकती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नामवर सिंह ने मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास को एक साथ स्त्री विमर्श, संपत्ति विमर्श और सती विमर्श का उपन्यास कहा है? सही उत्तर होगा अगनपाखी उपन्यास को। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अगनपाखी उनके पूर्व प्रकाशित छोटे से उपन्यास मृत्युदंश का विस्तार प्रतीत होता है, किंतु उसका कथ्य सर्वथा नया है। इसमें भी मैत्रेयी ने बुंदेलखंड के ग्रामीण जीवन के अंतर्विरोधों को ही उजागर किया है। नामवर सिंह के अनुसार एक साथ स्त्री विमर्श, संपत्ति विमर्श और सती विमर्श तीनों का उपन्यास है। इन तीनों विमर्शों के केंद्र में इसकी नायिका भुवन है, जो अपने जेठ द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद भी अगनपाखी की भांति सहसा एक दिन जी उठती है और कचहरी में हाजिर होकर अपने पति के हक के लिए अपना हलफनामा पेश करती है। भुवन का अदम्य व्यक्तित्व ही इस उपन्यास का सबसे बड़ा आकर्षण है। तो नामवर सिंह का यह कथन इस उपन्यास के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, फरिश्ते निकले प्रकाशन वर्ष 2014 उपन्यास की नायिका कौन है जो अत्याचारियों को जलाकर संघर्ष के रास्ते पर निकल पड़ती है? सही उत्तर होगा बेला बहू। ठीक है, संबंधित तथ्य देख लेते हैं। फरिश्ते निकले 2014 प्रकाशन वर्ष से उपन्यास ग्रामीण स्त्री पर हो रहे अत्याचार और दमन को कथा का आधार बनाया है। उपन्यास की नायिका बेला बहू एक सीमा तक तो सब कुछ बर्दाश्त करती है, पर एक दिन सभी अत्याचारियों को घर में जलाकर संघर्ष के अंतहीन रास्ते पर निकल पड़ती है। यह एक कमजोर स्त्री के ताकतवर स्त्री के रूप में तब्दील होने की कथा है। प्रश्न है अगला, मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है केवल शहरी जीवन का चित्रण, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण स्त्री को नायकत्व प्रदान करना और लोक संस्कृति का सघन चित्रण। तो यही दूसरा ऑप्शन ही हमारा आंसर है। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों की विशेषता है ग्रामीण स्त्री को नायकत्व प्रदान करना और लोक संस्कृति का सघन चित्रण प्रस्तुत करना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मैत्रेयी पुष्पा अपने उपन्यासों के माध्यम से ग्रामीण स्त्री को नायकत्व प्रदान करती है और स्त्री विमर्श को एक नया अर्थ देती है। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों पर विचार करते हुए हमारा ध्यान उनकी कुछ सामान्य विशेषताओं की ओर बरबस चला जाता है। उनके उपन्यास अंचल विशेष के रंग में रंगे होने पर भी आंचलिक नहीं है। उनमें गाँव का मनुष्य अकेला नहीं है, उसके साथ प्रकृति है, पारंपरिक संस्कार हैं, लोक देवता है, जातीय स्मृतियाँ हैं और पूरी लोक संस्कृति है। उनके नारी पात्र अधिक सक्रिय, सजग और प्रभावी हैं। उनकी नारी चेतना मुख विद्रोह से चलकर मुखर सामूहिक संघर्ष की दिशा में अग्रसर हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें सच कहने का साहस है और उनकी क्रांति चेतना किसी विचारधारा के दायरे में कैद न होकर अनुभव की आँच और अनुभूति के ताप से प्रेरित है। निश्चय ही समकालीन हिंदी उपन्यासकारों में वे प्रथम पंक्ति की हकदार हैं। कभी कभी उनके उपन्यासों में सेक्स का कुछ असंगत प्रयोग अवश्य खटकता है। इनका एक और उपन्यास है विधवा बहती रहे। इस उपन्यास में एक गरीब परिवार में जन्मी बहुत कम पढ़ी लिखी स्त्री उर्वशी की संघर्ष गाथा है। उर्वशी का ब्याह सर्वदमन से होता है। सर्वदमन नई रोशनी का सुशिक्षित युवक है, पेशे से वकील है। उसका भरपूर प्यार उर्वशी को मिलता है, किंतु भाग्य की विडंबना है कि वह बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती है। इसके बाद से ही उसकी जीवन दशा बदल जाती है। उसका सगा भाई 10 बीघा जमीन लेकर उसका ब्याह एक नर राक्षस बरजोर सिंह से कर देता है। बरजोर सिंह उसकी सखी मीरा का बाप है, उसके पिता की उम्र का है। उर्वशी अपने दूध मुँहे बच्चे को अपने जेठ के संरक्षण में छोड़कर आई थी। उसके लिए उसके मन में हूँ उठती रहती है। वह जिंदा लाश बनकर जीती है। उसका मुख विद्रोह उसकी प्रत्येक चेष्टा से झलकता है, किंतु वह बिना कुछ बोले सांस ढोती रहती है। वह बस एक बार अपनी जबान तब खोलती है जब बरजोर सिंह अपने बड़े बेटे विजय की मृत्यु के बाद साल भीतर पैसे के लोभ में अपने दूसरे बेटे उदय की शादी बिना उसकी मर्जी के मनमाना दहेज लेकर करना चाहते हैं। वह कहती है, उदय की शादी के लिए जो लोग आए हैं पैसा वाले हैं, अपनी बिटिया के लिए आसानी से उदय जैसा वर खोज लेंगे, लेकिन हमारे विजय की बहू कहाँ जाएगी? वह कौन ब्याहने आएगा उसे? तुमने कबहू सोची जे ये बात?
वह उदय की सहमति से उसका ब्याह विजय की विधवा से करा देती है। बरजोर सिंह चुप नहीं बैठते। वे वैद्य को बुलाकर उर्वशी की धीमी गति से असर करने वाला जहर दिलवा देते हैं। सूचना पाकर उसके जेठ उसे देखने आते हैं और उसकी अंतिम इच्छा को मान देते हुए उसका दाह विधवा के किनारे संपन्न कराते हैं। उपन्यास का अंतिम वाक्य उर्वशी के अंतर्दाह की कथा बन गया है। आसमान जल उठा, जल उठी धरती और सारे दाह को स्वयं में समेटे आग की लपटों के साथ धधकती विधवा क्रुद्ध भाव से बहती रही। उर्वशी की कथा के साथ साथ लेखिका ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेताओं की टुच्ची राजनीति, अनैतिक आचरण, विकास के नाम पर जनता का शोषण, सरकारी कर्मचारियों की घुसखोरी, पैसों का बढ़ता प्रभाव, अमानवीयता, अराजकता आदि का भी प्रभावी चित्रण किया है। उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है गांव की नारी का जागृत होना। सदियों से गाय की तरह जड़ता के खूंटे से बंधी असहाय नारियां पुरुष वर्चस्व की चुनौती देने के लिए अपना कदम बढ़ा चुकी हैं। मैत्रेयी पुष्पा का एक और उपन्यास है झूला नट। इस उपन्यास के संदर्भ में देखें तो झूला नट उपन्यास अपेक्षाकृत छोटा उपन्यास है। इसमें बुंदेलखंड के एक ग्रामीण परिवार की कथा है। परिवार में विधवा माँ, 2 बेटे सुमेर और बालकिशन और सुमेर की बहू शीलो, यही 4 प्राणी हैं। सुमेर पुलिस में है। बालकिशन गांव में खेती देखता है। सुमेर को शीलो पसंद नहीं है, वह शहर में दूसरी औरत रख लेता है। शीलो अपनी सास की इच्छा से बालकिशन के साथ बैठ जाती है, लेकिन बचिया की रस्म नहीं होने देती है। इसके बाद सुमेर का आना जाना बढ़ जाता है। वह शीलो के प्रति मेहरबान होने लगता है। वह शीलो को पटाकर अपने हिस्से की पूरी ज़मीन बेचना चाहता है। शीलो उसकी मंशा भांप जाती है। वह सुमेर से साफ कह देती है, बालकिशन तो ऐसे ही हमारे लिए जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी दूसरी औरत। सुमेर लौट जाता है। पूरी ज़मीन बालकिशन के कब्जे में बनी रहती है। शीलो और उसकी सास में नहीं पड़ती। दोनों के बीच बालकिशन पिसता रहता है। अंततः वह घर छोड़कर भाग जाता है। उपन्यास में बालकिशन की स्थिति तनी हुई रस्सी पर झूलते हुए नट की है। वह माँ और शीलो घर और खेत तथा राग और विराग के बीच तनी हुई रस्सी पर झूलता रहता है। उपन्यास का सबसे सशक्त पात्र है शीलो। शीलो के रूप में लेखिका ने मणिधारिणी नागिन को प्रस्तुत किया है। शीलो का चरित्र नारी चेतना को एक नया आयाम देता है। एक उपन्यास है इनका मैत्रेयी पुष्पा का विजन उपन्यास में मैत्रेयी ने गांव से हटकर महानगरों में नेत्र चिकित्सा के पेशे से जुड़े डॉक्टरों की जिंदगी का सच उजागर किया है। उन्होंने इस रहस्य का पर्दाफाश किया है कि किस प्रकार यहाँ भी पेइंग पेशेंट को घेर कर अस्पताल के बारे में हाँका जाता है और फिर उसका शिकार किया जाता है। नेहा जैसी प्रतिभा संपन्न डॉक्टर को केंद्र में रखकर लेखिका ने इस उपन्यास में आज की मानवीय संवेदना के विरुद्ध क्रमशः घनीभूत होते व्यावसायिकता के अंधेरे के विरुद्ध रोशनी तलाशने की कोशिश की है। एक उपन्यास है कहे ईश्वरी फाग। कही ईश्वरी फाग है, ठीक है। इस उपन्यास के में फाग के ईश्वरी के फाग बुंदेलखंड में प्रसिद्ध हैं। इनमें ईश्वरी की रजऊ की प्रेम कथा वर्णित है। लोक मर्यादा इस कथा को समर्थन नहीं देती। मैत्रेयी पुष्पा ने इस कथा को आधार बनाकर 340 पृष्ठों का बड़ा उपन्यास लिखा है। उपन्यास का नाम उन्होंने कही ईश्वरी फाग रखा है। प्रकारांतर से इस उपन्यास में पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर सदियों से किए जाने वाले अत्याचारों का पर्दाफाश किया गया है। उपन्यास में जगह जगह ईश्वरी के फाग उद्धृत हैं। ऐसा लगता है कि मैत्रेयी पुष्पा को ईश्वरी के रूप में अपनी सोच और भावनाओं का समर्थक मिल गया है। उपन्यास में इतिहास और वर्तमान के संश्लेष ने कथा को आकर्षक और सार्थक बना दिया है। ठीक है। अगला उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है त्रियाहट उपन्यास। इस उपन्यास के केंद्र में उर्वशी नामक विधवा लड़की की कहानी है। उर्वशी का अपराध कुल इतना ही है कि वह अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहती है। यही उसका हट है। देवेश उसका बेटा है। उसे किसी सूत्र से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उसकी मां को दवा के रूप में धीरे धीरे असर कर देने वाला जहर देकर मार डाला गया था। वह सच्चाई जानने के लिए तत्पर है। इसी अन्वेषण क्रम में कथा को विस्तार दिया गया है। मैत्रेयी पुष्पा ने विधवा बहती रहे में आए पात्रों को ही माध्यम बनाकर इस उपन्यास की रचना की है। उपन्यास के बने बनाए ढांचे को तोड़कर उन्होंने इसे शिल्पगत नवीनता प्रदान की है। अगली रचनाकार है नमिता सिंह। नमिता सिंह से हम प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।